चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास सीरीज सॉल्यूशन यानी कि श्रेणी हल। श्रेणी हल के अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन होता है वो अधिकतम 2 डिग्री का क्वेश्चन हो सकता है और 1 डिग्री का क्वेश्चन हो सकता है। 2 डिग्री से ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास 2 विधियाँ होती है, घात श्रेणी विधि और फेरोबिन्स विधि। इन दोनों में से कौन सी विधि लगेगी कौन सी नहीं लगेगी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इनसे संबंधित जो डेफिनेशंस होती है, श्रेणी हल से संबंधित जो परिभाषाएं हैं वो समझ लेते हैं हम पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु, क्योंकि जब हम इनको यूज में लेंगे तो वहाँ पे साधारण बिंदु और विचित्र बिंदु इस तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा तो हम किस तरह से समझेंगे। तो यहाँ पे देखो साधारण बिंदु किसे कहते हैं। हमारे पास ये जो इक्वेशन है इस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो सेकंड ऑर्डर है यहाँ पे द्वितीय अवकलन है, इसका जो गुणांक है वो एफ एक्स है और इसका गुणांक जी एक्स है। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये यहाँ पे यूज में आएगा। क्योंकि साधारण बिंदु यदि एक्स इज इक्वल टू ए, ये साधारण बिंदु है तो ये जब साधारण बिंदु होगा, यदि हमारे पास ये जो सेकंड अवकलन हो रखा है इसका जो गुणांक है इसके अंदर हम एक की वैल्यू पुट करें तो हमें जीरो प्राप्त नहीं होना चाहिए, तो वो होगा हमारे पास साधारण बिंदु। और ए का मान एक्स इक्वल टू ए पुट कर दें हम यहाँ पे केवल इस फंक्शन में एफ एक्स में, यहाँ पे हम पुट करेंगे और हमें यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट मिल जाता है, ये जीरो मिल जाता है, तो वो विचित्र बिंदु कहलाता है। कुछ एग्जाम्पल सोल्व करके देखते हैं इसके लिए। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप देखोगे तो आपको एफ एक्स का मान यहाँ पे 1 मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो गुणांक होता है वही एफ एक्स होता है, तो यहाँ पे इसका तो वैल्यू 1 हो जाएगा। एफ एक्स का मान हमें 1 मिल रहा है। और यहाँ पे देखो जी एक्स भी देखते हैं हम यहाँ पे, तो जी एक्स का मान आपको मिलेगा यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे जी एक्स का पद नहीं है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, इसका मतलब जी एक्स का पद 0 हो गया है यहाँ पे। और एच एक्स का पद यहाँ पे आपको मिल रहा है यहाँ पे 1, क्योंकि y का जो गुणांक होता है वो होता है एच एक्स का पद यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। अब आप यदि इस क्वेश्चन में ये चेक करना चाहते हो कि यहाँ पे x बराबर 0 पे चेक कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन 0 पे आते हैं। यहाँ पे a ले रखा है हमने, a के स्थान पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, उसको हम साधारण बिंदु चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम 0 को चेक करेंगे कि 0 साधारण बिंदु है या नहीं है, तो यहाँ पे हम एफ एक्स का मान 0 पुट करेंगे। तो एफ एक्स का मान यदि हम 0 पुट करें तो यहाँ पे तो 1 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो हमेशा 1 ही रहेगा। एक्स का मान कुछ भी पुट करें तो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स का मान हमने 0 रख दिया तो हमें 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमें ये कंडीशन मिल रही है, हमें 0 प्राप्त नहीं हो रहा, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के अंदर x इक्वल टू 0 साधारण बिंदु है। यहाँ पे हम x का मान कुछ भी पुट करें सभी बिंदु साधारण बिंदु आएंगे, क्योंकि किसी के भी लिए ये 0 नहीं होने वाला, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा 1 ही रहेगा। इसी तरह से अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे वो एग्जांपल हम इस तरह से करते हैं कि यहाँ पे हम d डबल अवकलन कर देते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर हम x कर लेते हैं प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ये है हमारे पास ये एक क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे यदि मैं ये कहूँ कि x इक्वल टू 0 को साधारण बिंदु या विचित्र बिंदु बताना है कि ये दोनों में से कौन सा है, तो यहाँ पे यदि हम ये देखें इसमें वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एफ एक्स का मान देखते हैं सबसे पहले। तो एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स यहाँ पे x है। यदि यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ तो 0 पुट करता हूँ तो एफ 0 मिलेगा मुझे, और एफ 0 का मान कितना आएगा 0, क्योंकि यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी 0 पुट करना पड़ेगा, तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन मिल रही है, यानी कि x क्या हो जाएगा यहाँ पे विचित्र बिंदु हो जाएगा, लेकिन x का मान हम क्या पुट कर रहे हैं 0, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 इसका क्या है विचित्र बिंदु है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ में हमने पहला ये जो क्वेश्चन सोल्व किया, यहाँ पे हमें मिला कि x इक्वल टू 0 इसका क्या है विचित्र बिंदु है। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरी तरीके से लिख रहा हूँ कि यहाँ पे इसको तो हमने यहाँ पे ऐसे कैसे लिख दिया, और ये जो x आ रहा है इसके आगे इसका हम भाग दे देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो यहाँ पे हमें इस तरह से मिलेगा, और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स मिल जाएगा, और यहाँ पे प्लस y अपॉन एक्स इक्वल टू 0 मिलेगा। अब यदि आप यहाँ पे चेक करते हो तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो आप यहाँ पे देखो इस तरह से सोल्व करोगे, यहाँ पे एफ एक्स ज्ञात करोगे आप सबसे पहले। तो यहाँ पे इस कंडीशन में तो आपको एफ एक्स का मान मिल रहा है यहाँ पे 1, और यहाँ पे आप एफ 0 ज्ञात करोगे, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपको 1 मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये कंडीशन बन रही है आपके, तो यहाँ पर आप क्या कहोगे कि x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे साधारण बिंदु होना चाहिए।
अब यहाँ पे आपके पास दो वैल्यू आ गई। यहाँ पे इक्वेशन तो दोनों सेम है, यहाँ पे तो आपको विचित्र बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे आपको साधारण बिंदु मिल रहा है। तो ये दोनों आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे, क्योंकि किसी क्वेश्चन में इस तरह से आ सकता है ये गुणा में, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे ये डिवाइड करके दे दिया क्वेश्चन को, तो इस तरह से हो गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये आंसर सही है या ये आंसर सही है? तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जहाँ पे आप x का मान पुट कर रहे हो, तो यहाँ पे आपने एपेक्स तो ले लिया इस तरह से, तो क्या ये gx और hx ये दोनों इनफाइनाइट तो नहीं बनने चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे gx चेक करोगे तो यहाँ पे gx का मान आपको 1/x मिल रहा है, और यहाँ पे आप g0 ज्ञात करो तो ये तो इनफाइनाइट मिल रहा है, और इनफाइनाइट तो मिलना ही नहीं चाहिए कुछ भी। और यहाँ पे h0 ज्ञात करो आप, तो h0 यहाँ पे क्या होगा 1/x होगा यहाँ पे, और 1/x को x का मान 0 पुट करेंगे तो ये भी यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये गलत हमारे पास, ये सही है। तो आपको जब भी एपेक्स ज्ञात करना हो, सबसे पहले आपको एपेक्स ज्ञात करना है। तो एपेक्स ज्ञात करते टाइम आपको इनको भी देखना है, gx और hx को भी देखना है कि ये भी इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। इनफाइनाइट बनता है इसका मतलब आंसर गलत आ सकता है आपका। तो आपको इस तरह से करना है कि ये यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास विचित्र बिंदु हो गया। तो विचित्र बिंदु है, और साधारण बिंदु कैसे आएगा, इस तरह से कंडीशन लगेगी तो साधारण बिंदु आएगा, और ये कंडीशन लगेगी तो आपको विचित्र बिंदु मिलेगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि एपेक्स आपको ज्ञात करते समय ये इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम इसका साधारण और विचित्र बिंदु ज्ञात करते हैं, और डेफिनेशन देते हैं तो आप डेफिनेशन इस तरह से देख सकते हो, और ये इक्वेशन भी आपको साथ में लिखनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपने नोट किया हो तो ये जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर इस साइड में राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होगा। यदि ये 0 नहीं है तो आपको श्रेणी हल नहीं मिलने वाला। इस तरीके से जो मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसमें मैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ जिसमें इस साइड में कोई वेरिएबल आ जाए, x आ जाए, यहाँ पे हमेशा 0 ही रहेगा। हम इसी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे है घात श्रेणी। घात श्रेणी का मतलब पावर सीरीज। ये इस तरह की जो सीरीज होती है उसको हम पावर सीरीज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो x है, x माइनस ए, x माइनस ये जो पावर है यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ रही है। यहाँ पे पावर 0 होनी चाहिए थी तो 1 हो गया, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। इस तरह से ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, और यहाँ पे एक कांस्टेंट चल रहा है C0, C1, C2 डॉट डॉट इसी तरह से। तो हम इसको सिग्मा के रूप में लिख सकते हैं एक साथ। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। ये जो सीरीज है इसको हम घात श्रेणी बोलते हैं। ये डायरेक्ट डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये जो सीरीज है इसके अंदर ये जो पद है x माइनस 1, ये जो इसकी पद है इसकी ये घात श्रेणी है। और ये जो CR ये जो बन रहा है यहाँ पे, ये कांस्टेंट आ रहा है C0, C1, C2, ये कांस्टेंट है यहाँ पे। और ये जो A आ रहा है यहाँ पे, ये अचर है। घात श्रेणी का केंद्र भी कहते हैं इसको। ये जो A है इसको हम घात श्रेणी का केंद्र भी कहते हैं। और जब ये मानक श्रेणी बोलते हैं हम, तो मानक श्रेणी के अंदर क्या होता है, A का मान 0 पुट कर देते हैं हम। A इक्वल टू 0 पुट कर दें हम, तो A इक्वल टू 0 कर दें यदि घात श्रेणी में, तो घात श्रेणी में A इक्वल टू 0 करने से वो पावर मानघात श्रेणी बन जाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ जहाँ पे A था वो 0 हो चुका, तो ये इक्वेशन इस तरह से बदल चुकी है। तो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखना है। याद रखने में तो क्या है कि आपको ये सीरीज याद रखना है, केवल ये सीरीज याद रखना है। इसमें आप A इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम इसकी क्रियाविधि समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे घात श्रेणी विधि है जिसको हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो समझ रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास साधारण बिंदु होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमारे पास साधारण बिंदु होना चाहिए x इक्वल टू ए हमारे पास यहाँ पे साधारण बिंदु है। तो उसके अंदर हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण बिंदु चेक करेंगे। तो साधारण बिंदु की कंडीशन क्या होती है, ऐप पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये साधारण बिंदु होगा। ये चेक करेंगे सबसे पहले। अगर वो साधारण बिंदु है तो अब उसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से उसका हल मान लेते हैं। पहले उसका हल मान लेंगे इस तरह से, सिग्मा r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक मानेंगे। ये अभी हमने घात श्रेणी पढ़ी थी, पावर सीरीज पढ़ी थी, वो पावर सीरीज ये यहाँ पे इस पावर सीरीज को हम इसका हल मान लेते हैं। और r का जो मान है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो
सीरीज हम मानते हैं, इससे हम दोनों मान प्राप्त करते हैं, dy अपॉन डी एक्स और डबल अवकलन दोनों मान प्राप्त करते हैं, और जो हमारा क्वेश्चन होता है उसमें पुट कर देते हैं। जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर हम y का मान ये रख देते हैं, और इसका 2 बार अवकलन करते हैं, तो फर्स्ट टाइम अवकलन से ये मिलता है और सेकंड अवकलन से सेकंड अवकलन मिलता है, तो उनका मान हम क्वेश्चन में रख देते हैं। क्वेश्चन में रखने के बाद जो x माइनस ए होगा उसके अंदर क्वेश्चन में बनेगा ऐसा पद x माइनस ए बनेगा ना, उसमें उसकी उच्चतम घात के गुणांक को हम शून्य के बराबर लेते हैं। अभी हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इसके जस्ट बाद, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो उसके गुणांकों को शून्य के बराबर लेने से क्या होता है कि हमें गुणांकों में रिलेशन प्राप्त होता है। एक हमें ऐसा फॉर्मूला मिलता है जिससे हम इसके गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए आर क्या है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट हम प्राप्त करते हैं इस विधि से। उच्चतम घातों के गुणांक को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर ले लेते हैं। ये जो पद आता है उसकी उच्चतम घात के गुणांक को, और अभी यहाँ पे तो हमने ए ले रखा है। इस तरह का मैंने केवल एग्जाम्पल नंबर 3 है, वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ए का मान मैंने 1 लेकर सोल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ए इक्वल टू 1 के लिए सोल्व करना था उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं वो x इक्वल टू 0 पर सोल्व करते हैं। तो x इक्वल टू 0 पे सोल्व करने के लिए हमारे पास किस तरह से कंडीशन आएगी, तो मैं यहाँ पे आपको सोल्व करके बता देता हूँ कि जब हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा तो हमें किस तरह से सोल्व करना है। तो हमारे पास क्या होगा, साधारण बिंदु। सबसे पहले हम साधारण बिंदु चेक करेंगे। तो साधारण बिंदु के अंदर हम एपेक्स 0 चेक करते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये तो हो जाएगा हमारे पास पहली कंडीशन। इसके बाद हम हल मानते हैं। हल किस तरह से मानेंगे, इस तरह से r इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट के लिए मानेंगे हम, और इस तरह से होगा वहाँ पे ए आर एक्स की पावर r। अब यहाँ पे देखो a था, यहाँ पे मैंने 0 कर लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे देखो x इक्वल टू ए के लिए था, हमारा x इक्वल टू 0 के लिए चल रहा है, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 0 चलेगा। तो हमारे पास इस तरह से हम हल मानेंगे। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इससे हम क्या ज्ञात करेंगे, dy अपॉन डी एक्स ज्ञात करेंगे, और डी एक्स स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे देखो y का मान हमारे पास ये आ रखा है, y का अवकलन ये आ रखा है, और डबल अवकलन ये आ रखा है। ये तीनों मान हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पद बनेंगे उसमें x की कुछ ना कुछ पावर होगी, तो x की अधिकतम पावर होगी। यहाँ पे देखो x माइनस ए की है, तो यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं, x। तो x की उच्चतम घातों के गुणांक को शून्य के बराबर करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे तो x माइनस ए है, वहाँ पे क्या होगा, x होगा। तो x के जो गुणांक होंगे उनमें संबंध मिलेगा, उस संबंध से हम कांस्टेंट प्राप्त करेंगे। ये जो आ रहा है ना a, ये कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हम इसको प्राप्त करते हैं और उससे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें इसका श्रेणीयल ज्ञात करना है। क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह से आता है, लिखा हुआ रहता है कि श्रेणीयल ज्ञात करना, वरना हम इसको दूसरी तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। तो हम इसको श्रेणीयल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका x इक्वल टू 0 साधारण बिंदु है या नहीं है, क्योंकि हम हमेशा सभी क्वेश्चनों को x इक्वल टू 0 पर ही सोल्व करते हैं, क्योंकि इस पे सोल्व करना इजी रहता है। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 को हम यहाँ पे चेक करेंगे कि ये साधारण बिंदु है या नहीं। तो ये साधारण बिंदु है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आप कंपेयर करोगे जो हमने सबसे पहले जो अभी थ्योरी में पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने एपेक्स पढ़ा था। एपेक्स क्या होता है, इसका जो गुणांक होता है डबल अवकलन का, वो होता है। तो यहाँ पे डबल अवकलन का गुणांक क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यदि मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ x का मान, तो मुझे f0 मिलेगा। वो क्या हुआ, नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है आपको, क्योंकि ये 1 मिलेगा यहाँ पे। तो 1 तो नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये मिल रहा है आपको, 1 मिल रहा है। 1 को हम 0 नहीं कहते, तो इस तरह से ये मिल रहा है आपको, 0 नहीं मिलना चाहिए। तो 0 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये साधारण बिंदु है। और साधारण बिंदु है तो हम यहाँ पे इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो h और इसके अंदर gx और hx, ये भी इनफाइनाइट नहीं हो रहे, ये इनफाइनाइट नहीं हो रहा है, ये भी इनफाइनाइट नहीं हो रहा। तो हमारा ये जो साधारण बिंदु है ये बिल्कुल सही है, x इक्वल टू 0 इसका साधारण बिंदु। अब ये साधारण बिंदु है तो इसका हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने के लिए हमने क्या समझा था अभी, कि जो हमारा हल होगा हम इस तरह से मानेंगे, y इक्वल टू ये सीरीज मान लेंगे, ए आर एक्स की पावर r, और ये कहाँ चलेगा, 0 से इनफाइनाइट तक चलेगा r का मान। यहाँ पे देखो x माइनस ए की पावर r, ये नहीं मानना है, क्योंकि a यहाँ पे क्या चल रहा है, 0 मान रहे हैं हम, तो यहाँ पे 0 चलेगा। तो एक ये 0 था, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट x की पावर r लिख दिया। तो ये हल हमें मानना है। ये कब मानते हैं, x इक्वल टू 0 साधारण बिंदु होता है तब मानते हैं। तो इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डबल अवकलन करेंगे। तो डबल अवकलन करेंगे तो सबसे पहले इसका ये डबल अवकलन ज्ञात करते हैं।
तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट अवकलन, ये हो गया इसका सेकंड अवकलन। अब यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे हम मान रखेंगे y का, और ये जो डबल अवकलन है ये मान रखेंगे। तो y का मान तो यहाँ से रखेंगे, और ये जो y का डबल अवकलन है इसका मान यहाँ से हम रखेंगे। तो ये मान यदि हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। ये जो अवकलन क्या है इसमें आपको नोट करा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब हमने माना था इसको तो r का मान क्या था, 0 से इनफाइनाइट था। जब हमने फर्स्ट टाइम अवकलन किया तो r का मान 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। जब हमने सेकंड टाइम अवकलन किया तो r का मान यहाँ पे r है, तो r का मान यहाँ पे सेकंड से इनफाइनाइट जा रहा है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो r का मान आप 0 पुट करोगे तो x की पावर क्या होगी, न्यूनतम 0 होगी। यहाँ पे आप r का मान यदि 0 पुट करते तो यदि आपका r का मान 0 होता तो यहाँ पे 0 -1, तो यहाँ पे क्या हो जाती है x की पावर -1। x की घात तो कभी माइनस में होएगी ही नहीं, तो माइनस में नहीं होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे, r का मान हम 0 नहीं 1 पुट कर सकते हैं। 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 तक हो सकता है, न्यूनतम 0 हो सकती है, इसलिए यहाँ पे r का मान 1 हो जाता है। यहाँ पे r का मान 2 क्यों पुट होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट करने पर हमें 0 मिलता है, तो 0 से कम नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं। अब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे और आगे बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से ध्यान में रखना है। यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे r का मान 2 से आगे चलता है। तो ये जो वैल्यू है ये मैं इस क्वेश्चन में रखता हूँ, तो मुझे ये इक्वेशन मिलती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ये डायरेक्ट x की पावर r-2 तक बना हुआ है, और यहाँ पे देखो x की पावर 2 इसके गुणा में है, तो x की पावर 2 को मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूँ। और ये जो अवकलन किया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो सिग्मा होता है ये तो ऐसे के ऐसे आ चुका था, और ये जो बचता है इसका अवकलन करते हैं हम, तो यहाँ पे इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो ar तो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट तो ऐसे कैसे आ गया, और x की पावर r का हमने अवकलन कर दिया, तो देखो x की पावर r का अवकलन हुआ है। यहाँ पे फिर से इसका अवकलन किया तो ar तो यहाँ पे कांस्टेंट था, और r भी यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो ये x की पावर r-1 इसका अवकलन किया हमने यहाँ पे, क्योंकि ये r कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये जो x की पावर 2 है ये अंदर गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी घात r+2 हो जाएगी। तो हम इस तरह से लिखेंगे। ये जो पूरा पद था ये तो ऐसे कैसे आ चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो x की पावर 2 थी तो ये अंदर गुणा हो गया, तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो गई, x की पावर r+2 हो गई। अब ये हमारे पास अंतिम इक्वेशन आ चुकी है, इसको हम और आगे सोल्व नहीं कर सकते। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट आ रहा है, देखो ये a है ना, यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो अभी हमने जो इसका कंसेप्ट था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि अधिकतम घात के गुणांक को हम क्या करते हैं, 0 के बराबर लेते हैं। तो अधिकतम घात किसकी है, x की अधिकतम घात। x की अधिकतम घात क्या है, r+2 है। यहाँ पे तो r-2 है, ये तो न्यूनतम हो गई। अधिकतम क्या है, r+2, तो इसके गुणांक को हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो इसके गुणांक को 0 के बराबर लिख देते हैं हम। अब तो यहाँ पे आप देख सकते हो x की अधिकतम घात क्या होती है, x की अधिकतम घात है r+2। तो ये जो गुणांक, ये जो पद है इसके जो गुणांक है उसको हम 0 के बराबर लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो इसका जो गुणांक है उसको 0 के बराबर लिखना है हमें। तो यहाँ पे ar, यहाँ पे मैं इसके गुणांक को आगे सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो x की अधिकतम घात कितनी, r+2। यदि यहाँ पे भी r+2 मुझे घात बनाना है तो r+2 कब बनेगी, जब x, यहाँ पे r का मान मैं क्या रखूँ, यहाँ पे यदि मैं r का मान 4 पुट करता हूँ, यदि यहाँ पे मैं r का मान 4 पुट कर देता हूँ, r+4 इस तरह से r+4, यहाँ पे मैं इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसको आगे सोल्व करके बताता हूँ मैं। यदि मैं r का मान r+4 रखता हूँ, इस क्वेश्चन में r+4 रखता हूँ इस वाले पद में, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगी। r के ये कौन, इसको तो हटा दो आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इसको देखना है हमें, ये जो फंक्शन बन रहा है इसको देखना है। तो यहाँ पे r के स्थान पे मैं क्या कर रहा हूँ, r+4 रख रहा हूँ। तो r के स्थान पे मैंने r+4 कर दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे r है तो r के स्थान पे मैं r+4 करता हूँ यहाँ पे, तो ये फिर से r+4 हो गया। फिर यहाँ पे देखो r के स्थान पे r+4 करना है, तो यहाँ पे कोष्टक में r के स्थान पे r+4 कर दिया मैंने, और यहाँ पे -1 था तो ये -1 ऐसे कैसे आ गया। फिर x है तो x की पावर भी r+4 हो जाएगी, तो x की पावर के यहाँ पे r+4 और -2। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप, इधर की पावर कितनी है, r+2 है। यहाँ पे पुट नहीं करना, अधिकतम जो घात है वहाँ पे तो वैसे के वैसे रखना है, यहाँ पे पुट करना है केवल इस पद में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो घात है r+2 है, यहाँ पे तो r+2 है, यहाँ पे r-2 है, तो अब ये भी r+2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, तो 4 - 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, r+2, x की पावर r+2 बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी x की पावर r+2 है, यहाँ पे भी x की पावर
+2 है। तो ये जो इनके गुणांक इनके मध्य क्या प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, ये जो प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह तो यहाँ पे ऐसे के आ चुका है, ये आप देख सकते हो। और इस साइड का गुणांक हमारे पास ये आया था AR+4, तो AR+4 आ गया, फिर R+4 आ गया, यहाँ पे R+4 -1 था तो यहाँ पे 3 रह गया, तो R+3 यहाँ पे इस तरह से आ चुका है। और लास्ट में जो गुणांक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में AR ही इसका गुणांक है। तो इस तरह से आपको रिलेशन प्राप्त करना है गुणांकों के अंदर। तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे अधिकतम घात होगी उसके गुणांक को 0 करना है, जो सबसे अधिकतम घात होती है उसका जो गुणांक होता है वो तो ऐसे कैसे आ जाता है, देखो +RA था तो यहाँ पे देखो +RA ऐसे कैसे आ चुका है। और जो दूसरा पद बचता है उसके अंदर आपको ये गुणांक बनाना पड़ता है। वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की जो घात होती है उसके जो गुणांक, x की जो घात होती है इस घात के बराबर करने के लिए हम r का मान चेंज करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि r का मान मुझे R+4 कैसे रखा मैंने, आपको ये नहीं पता तो आप ऐसे सोच सकते हो कि मुझे यहाँ पे r के स्थान पे कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि R+1 मिल जाए। तो यहाँ पे तो r के स्थान पे मैंने मान लिया कि बड़ा R रख दिया, और यहाँ पे बड़ा R रख दिया, इसके -R2 कर दिया। तो ये मुझे कितना मिलना चाहिए, R+2 मिलना चाहिए, इस तरह से मिलना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू मुझे रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ये आएगा अभी, तो यहाँ पे R+ ये पक्षांतर करेंगे तो 4, इसका मतलब यहाँ पे जो R है उसके स्थान पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, R+4। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, दोनों को इक्वल कर देना, इस घात को और इस घात को दोनों को इक्वल कर देना, लेकिन इसको चेंज कर देना। R था तो मैंने इसको बड़ा R करके इस तरह से करके देख लिया, तो मुझे पता चल गया है कि R के स्थान पे R+4 रखना है। तो हमारे पास अब ये इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन है यहाँ से हमें रिलेशन मिल चुका है, तो यहाँ से AR+4 प्राप्त कर सकता हूँ मैं, तो AR+4 प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे ये वैल्यू प्राप्त कर ली है। और आपने देखा होगा कि R का मान हमेशा 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सभी मान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ पे हम R का मान 0, 1, 2, 3 इस तरह से पुट करेंगे तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी। यदि मैं R का मान यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे R का मान 0 पुट करेंगे तो A4 मिलेगा, और इस साइड में इस तरह से मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हमें A4 का मान हमें मिल चुका है। फिर यहाँ पे R का मान 1 पुट करूँगा, तो R का मान 1 पुट करने से ये 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 + 4 तो ये हो जाएगा 5। और इस तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि R का मान 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ चुका। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये रिलेशन आ गया, यहाँ पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। फिर से यहाँ पे R का मान हम आगे पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे R का मान हमने अलग अलग पुट करना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। इसके बाद में मैंने 2 और 3 पुट नहीं किया, वो क्यों नहीं किया वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। और आप कर भी सकते हो, यहाँ पे 2 और 3 पुट करोगे तो भी आप कर सकते हो, वो आपको थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में किया है इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे R का मान मैं 4 पुट करूँगा, तो जैसे यहाँ पे 4 पुट करूँगा तो R का मान जैसे मैं 4 पुट करूँगा तो मुझे यहाँ पे 8 मिलेगा। तो A8 मिलेगा इस तरह से, A4 के रूम A4 के रूम में। और A4 का मान हम यहाँ से रख देंगे वापस इसके अंदर, तो A4 का मान हम वापस रखेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे A4 था, A0 के रूम में आया था, A8 है वो भी A0 के रूम में आ रहा है, और A5 था A1 के रूम में आ रहा है। तो फिर से हम यहाँ पे A9 ज्ञात करेंगे, तो A9 के लिए मैंने यहाँ पे 5 रख दिया, तो 5 रखा तो मुझे यहाँ पे देखो A1 में मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चेंज है, यहाँ पे R का मान में 4 का अंतर आ रहा है। देखो यहाँ पे 4 जुड़ रहा है, हर बार 4 जुड़ जाता है, जैसे 4 जुड़ेगा इधर वाला सेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो 4 था तो 4 में जैसे 4 जोड़ा तो यहाँ पे लास्ट में वापस 0 आएगा। यहाँ पे 5 था, 5 में जैसे 4 जोड़ दिया हमने तो 9 हो गया, तो इस तरह A1 था तो इधर वापस A1 ही आ रहा है। तो आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर ये जो कांस्टेंट है वो 1 A0 और A1 के पदों में आ रहा है, फिर से वापस A0 आ रहा है, फिर से A1 आ रहा है, यानी कि लास्ट में यही रिपीट होता जा रहा है। तो जो रिपीट होता है उसको तो हम कांस्टेंट कह देते हैं, क्योंकि देखो डबल अवकलन वाली इक्वेशन है, सेकंड अवकलन की इक्वेशन है, तो इसके अंदर 2 कांस्टेंट आएंगे। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट कौन कौन से हो जाएंगे, A0 और A1। तो A0 और A1 तो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गए, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ वैल्यू है जो हमारे पास नहीं है। जैसे कि यहाँ पे A4 आ चुका हमारे पास, A0 और A1 ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गए। तो हमारे पास A2 और A3 ये वैल्यू कहाँ गई, ये भी तो हमारे पास होनी चाहिए, और ये वैल्यू नहीं है हमारे पास, ये वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखो इसका जो 4 टाइम है वो नहीं लिखा। यहाँ पे देखो 4 में 2 जोड़ेंगे, 2 में यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो A6 आएगा। तो A6 मैंने यहाँ पे ज्ञात नहीं किया, इसलिए मैंने यहाँ पे A6 ज्ञात नहीं किया था। क्यों ज्ञात नहीं किया उसका रीज़न भी अब आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे देखो A2 और A3 नहीं था। यहाँ पे A2 और A3 नहीं था तो मैं यहाँ पे A6 कहाँ से ज्ञात कर सकता था। यहाँ पे यदि हम इसके अंदर 3 के अंदर 4 जोड़ेंगे
तो यहाँ पे A7 आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने A7 भी ज्ञात नहीं किया, मैंने डायरेक्ट A8 ज्ञात किया था। तो ये यहाँ पे कैसे पता चल रहा है, ये यहाँ से पता चल रहा है हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से मिलेगी अब हम, क्योंकि कांस्टेंट तो ये भी है, इनका मान भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो A2 और A3 ये इस फॉर्मूले से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूनतम मान हम 0 पुट कर सकते हैं। 0 पुट करने से यहाँ पे 4 आ रहा है, तो 1 पुट करेंगे तो और भी बढ़ेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा, यानी कि 2 और 3 तो इस फॉर्मूले से नहीं आ सकता। और आप जान सकते हो कि हमने इसका जो गुणांक था उसको भी हमने 0 रख दिया था, उसी से ये फॉर्मूला आया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यूज में लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे A2 बनाना है। तो A2 कब बनेगा, जब हम यहाँ पे R का मान क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, या फिर यहाँ पर R का मान 2 पुट करें। तो यहाँ पर R का मान 2 पुट करने का तो कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया था ना, ये इसी के गुणांक से आया था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यूज में लेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसका तो हमने पहले से इक्वेशन बना लिया था, फॉर्मूला बना लिया था। तो ये जो है इसको यूज में लेंगे। तो हम क्या करेंगे, R का मान 2 पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 पुट करने पर यहाँ पे भी A2 बनता है और यहाँ पे भी A2 बनता है। तो 2 तो हमें पुट करना है। 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की घात कितनी बनेगी, 0, क्योंकि R का मान 2 पुट करेंगे तो x की घात 0। यहाँ पे R का मान 2 पुट करेंगे तो x की घात बनेगी 4। तो घात छोटी होनी चाहिए। कौन सी घात छोटी है, ये घात छोटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो x की घात के गुणांक को मैं 0 लेता हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम। A2 और A3 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, x की घात 0 और x की घात 1 के गुणांक को शून्य करेंगे। ये कैसे पता चला, अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्योंकि यहाँ पे हमने पुट किया था R का मान 2, यहाँ पे भी हमें पुट करना है R का मान 2। अब यहाँ पे R का मान 2 पुट करेंगे तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 4, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे न्यूनतम घात कौन सी है, ये वाली छोटी घात है। इसका मतलब हमें क्या करना है, x की घात 0 आई थी, छोटी घात ये है, तो x की घात 0 के गुणांक को शून्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। और यहाँ पे देखो x की घात 0 के गुणांक को शून्य करेंगे तो ये पद तो काम में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या हुआ, केवल ये पद आया। तो यहाँ पे इसका जो कॉन्स्टेंट है इसको इस तरह से लेंगे, AR R-1 इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे ये तो आएगा नहीं इसके अंदर, केवल ये आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 0 कब होगा, जब AR 0, क्योंकि ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये तो 1 से बड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो 1 0 से बड़ा है, तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता। तो 0 क्या होगा, AR 2, क्योंकि यहाँ पे 2 पुट कर दिया हमने, तो ये भी 2 पुट हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 पुट हो जाएगा। R का मान 2 पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे A2 का मान आपको क्या मिला, 0 मिल चुका है। इसी तरह से A3 का मान भी आपको 0 मिलेगा। A3 का मान कब 0 मिलेगा, जब यहाँ पे देखो A3 बनाना है आपको, R का मान A3 बनाना है। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे 3 रखना है और यहाँ पे भी 3 रखना है। इसके अंदर तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पहले से हमने ये फॉर्मूला प्राप्त कर दिया था और उससे तो हमें R का मान 2 और 3 A2 और A3 मिलाए नहीं, तो यहाँ से मिलेगा, ये तो हमें पता है। अब यहाँ से देखो 3 पुट करेंगे तो इसकी घात कितनी आएगी, यहाँ पे 3 पुट करने से x की घात 1 हो जाएगी। तो x की घात 1 के गुणांकों में रखना है 0। x की घात 1 का गुणांक को 0 रखेंगे हम, तो हमें आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे देखो R का मान 3 पुट करना, तो A3 हो गया। फिर यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 3 - 1, इसको हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट करें। तो ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू, ये तो 0 नहीं होगा। तो 0 क्या है, यहाँ पे A3 का मान 0 है। तो यहाँ इस तरह से हमें A2 और A3 का मान हमें मिल चुका है, दोनों का मान हमें 0 मिला है। तो A2 भी हमारे पास 0 है, A3 भी हमारे पास 0। और आपको मैं डायरेक्ट बताऊँ तो जो भी इस फॉर्मूले से नहीं आता है ना, वो हमेशा 0 ही होता है। फिर भी आप चेक करके देख सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने बताया था। लेकिन जो भी फॉर्मूले में नहीं आए समझ लेना, उसका मान तो आपको 0 आएगा। यहाँ पे देखो A2 और A3 दोनों फॉर्मूले से ज्ञात करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे, मुझे पहले से पता था कि ये 0 आने वाला है। और ये 0 आएगा तो इसके साथ में जो भी 4 टाइम होगा वो सब 0 होगा। यहाँ पे देखो R का मान क्या है, 4 प्लस कर रहे हैं, तो जैसे इसमें 4 प्लस करूँगा मैं तो क्या होगा, A6 होगा, तो ये भी 0 होगा। फिर से यहाँ पे 4 प्लस करेंगे तो A10, ये सब 0 होंगे। यहाँ पे कैसे हो रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें भी 4 करेंगे तो A4 करेंगे, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे इसके अंदर तो 7 आ जाएगा, तो A7 भी इसमें 0 होगा। फिर से 4 ऐड करेंगे तो फिर से 0 आएगा। इस तरह से ये 0 0 आते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने देखो ये जो चेक करते हैं ना, ये कैसे करते हैं, यहाँ पे 0 के लिए मैंने चेक किया, 1 के लिए चेक किया, 2 और 3 के लिए मैंने चेक नहीं किया। क्यों नहीं किया, देखो यहाँ पे 2 और 3 के लिए चेक करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए। देखो 0 और 1 ये तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका था, और 0 रखने पे हमें मिला था 4 यहाँ पे। तो 4 से पहले हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू बची थी, A2 और A3 बची थी हमारे पास। तो A2 और A3
यहाँ पे नहीं मिलने वाली है, हमें ये पता चल चुका था। तो यहाँ पे A2 और A3 को मैंने यहाँ से छोड़ दिया, तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट 4 आ चुका। 4 के बाद में मैंने यहाँ पे 6 को छोड़ दिया, ये 5 रख दिया और 6 और 7 को छोड़ दिया। 6 और 7 को क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि 4 टाइम बाद मुझे फिर से वही वैल्यू मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 4 का अंतर है, यहाँ पे R है और यहाँ पे R+4 है, तो दोनों के अंदर 4 का अंतर है। तो यहाँ से जैसे मैं 4 आगे बढ़ूंगा तो 6 आएगा, तो 6 के अंदर भी मुझे वैल्यू नहीं मिलेगी। और यहाँ से भी मैं बढ़ूंगा 4 आगे, तो यहाँ पे भी 7 पे भी 0 नहीं मिलेगी। फिर यहाँ से मैं 4 आगे बढ़ूंगा तो 10 पे भी 0 नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने 9 तक छोड़ दिया, यहाँ पे 10 को भी मैं छोड़ता यदि आगे लिखता तो। यहाँ पे यदि मैं 4, तो यहाँ पे 11, इसमें भी 0 मिलेगा मुझे पता था, क्योंकि इनकी वैल्यू नहीं मिलने वाली है। तो हम किस तरह से आइडिया लगाते हैं ये भी आपको शायद समझ में आ चुका होगा। फिर भी अभी तक तो हम और भी बहुत सारे एग्जांपल सोल्व करेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम सोल्व करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये 0 किस तरह से आ रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है, यदि यहाँ पे देखो ये तो आपको मिल चुका है। अब आपको यहाँ पे A6 ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 तक तो आपने ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे 6 ज्ञात नहीं किया। 6 ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे। तो A6 ज्ञात करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा, तो R का मान मैं 2 रख रहा हूँ यहाँ पे, तो A6 आएगा। तो R का मान यहाँ पे देखो -A2, और यहाँ पे R का मान मैं 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 पुट करूँगा तो 2 + 4 ये हो जाएगा 6 डॉट, यहाँ पे देखो R का मान 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 + 3 ये हो जाएगा 5, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 30, क्योंकि 6 × 5 ये तो हो जाएगा 30। लेकिन ये A2 है यहाँ पे, ये A2 इसको क्या करेगा, ये A2 इसको 0 करेगा, तो ये क्या हो जाएगा A6 0 हो जाएगा A6। फिर इसी तरह से A10 ज्ञात करूँगा मैं। A10 कब आएगा, जब यहाँ पे R का मान 6 रखूँगा। R का मान 6 रखूँगा तो ये फॉर्मूला ना, इसमें R का मान 6 रखना, तो यहाँ पे क्या आएगा A6, और A6 फिर से यहाँ पे आप देख सकते हो A6 0, इसलिए ये भी 0 बनेगा। तो आप ये चेंज देख सकते हो, ये जितना अंतर आ रहा है ना, उतने अंतर के बाद आपकी वैल्यू का जो गुणांक है ना वो सेम आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपके पास A4 है, A4 में यदि लास्ट में 0 आ रहा है तो A8 4 जैसे हम जोड़ेंगे, इसके अंदर 4 जोड़ने के बाद क्या आ रहा है A8। ये 4 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 4 का अंतर है, यहाँ पे AR है, यहाँ पे AR+4 है, 4 का अंतर है, तो जैसे 4 जोड़ेंगे A8 आएगा। तो A8 के अंदर आप देख सकते हो लास्ट में A0 आ रहा है। यदि मान लो A0 यहाँ पे 0 होता तो ये भी 0 होता, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि लास्ट में ये मिलने वाला है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे A5 है, A5 के अंदर यदि मैं 4 जोड़ता हूँ तो A9 मिलता है मुझे। जो A9 मिलेगा उसके अंदर भी लास्ट में A1 होगा, तो आप देख सकते हो A9 में भी लास्ट में A1 है, तो A1 का मान जितना होता है उतना ही यहाँ पे होगा। यदि मैं A1 को यहाँ पे 0 कहूँ, मैं कहूँ कि A1 0 है, A1 0 है तो A5 0 होगा, A9 0 होगा, इस तरह से हमें पता चल जाता है पहले से। तो अब यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट मिल चुके हैं। ये जो कांस्टेंट मिले इनको यूज में लेके इसका हल प्राप्त करते हैं हम, क्योंकि हमने इसका हल माना था इस तरह से। यदि हम इस सीरीज को आगे सोल्व करेंगे और उस सीरीज के अंदर A2 A3 A4 5 6 जितने भी आ रहे हैं इन सब के वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम करते हैं इसके आगे। तो हमारे पास देखो इस तरह से ये मिलेगा। इसके अंदर ये हमने क्या किया था, हमने मान लिया था इस तरह से, ये हल हमने माना था। इस हल को हम सोल्व करेंगे आगे। तो इस सीरीज को मैं आगे प्रसारित करता हूँ। इस सीरीज को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे, तो ये मिला। अब देखो ये सीरीज कैसे ओपन हुई है, तो यहाँ पे देखो R का मान 0 पुट करेंगे। सबसे पहले R का मान 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x⁻0 A0। x⁻0 को तो हम 1 बोलते हैं, यानी कि हमें इस तरह से मिलेगा A0 x⁻0। x⁻0 तो 1 हो गई तो A0 मिलेगा, तो ये A0 मिल चुका है। और यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ, इसका मतलब प्लस वाली सीरीज है, तो यहाँ पे प्लस लगा दिया हमने। फिर R का मान हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो A1 x⁻1, तो यहाँ पे देखो A1 x⁻1 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे प्लस 2 पुट करेंगे तो A2 x⁻2। इस तरह से ये सीरीज बन चुकी। अब ये सीरीज बन चुकी है और ये हमने माना था, इसलिए ये हमने पहले क्वेश्चन को सोल्व करते समय माना था, इसी से ये आई है। अब यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 0 था, इसलिए इसका 4 टाइम आगे बढ़ाएंगे हम इसको। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 6 हो गया, फिर 4 जोड़ेंगे तो 10, फिर 4 जोड़ेंगे तो इस तरह से ये जितने भी आएंगे ये सब तो जो ये 0। फिर यहाँ पे देखो 3 0 था, इसका मतलब क्या, 3 में 4 जोड़ा तो 7 वाला भी 0, फिर 4 जोड़ा 11 0, फिर से 4 जोड़ा तो ये 15 वाला भी 0, इस तरह ये तो गए 0। और हमें वैल्यू किसकी मिली थी, 4 5 8 9 इनकी हमें वैल्यू मिली थी।
ये सब वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करने वाला हूँ इस इक्वेशन में। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। यहाँ पे देखो, जहाँ पे जो गुणांक था उस गुणांक का मान हमने यहाँ पे पुट कर दिया। तो जो जो जीरो वाला था, जीरो वालों को तो हम हटा देंगे यहाँ से, और जो बचे हुए उसको लिख देंगे यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कि ये जीरो ये हट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये जीरो है, और ये भी यहाँ से हट जाएगा, और बाकी सीरीज यहाँ पे रह गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें ए जीरो है, इसमें भी ए जीरो है। तो ए जीरो वाले, तो ए जीरो को मैंने कांस्टेंट कर दिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो जो सीरीज बची उसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, डॉट डॉट करके लिखते हैं क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है। फिर यहाँ पे ए वन देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ए वन है, यहाँ पे भी ए वन है। तो ए वन को मैंने कांस्टेंट, ए वन को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे ये सीरीज बच गई, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो ये जो इसका आंसर हुआ, ये इक्वेशन हुई है, ये इसका आंसर है। और इसके अंदर आप देख सकते हो दो कांस्टेंट है, ए जीरो और ए वन, दोनों कांस्टेंट है। और आप समझ सकते हो कि जिसमें डबल अवकलन होता है तो डबल अवकलन के हमारे पास अधिकतम दो कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों कांस्टेंट हमें मिल चुके हैं। तो ये हो चुका है इसका आंसर। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि और भी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मुझे पता है एक एग्जाम्पल से ठीक से समझ में नहीं आता है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं, वो तो केवल नॉर्मल एग्जाम्पल था। अब फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं इस अध्याय के लिए हम। तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है सबसे x इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो की समीप श्रेणी हल ज्ञात करना है। ये जो समीप लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हमें x बराबर जीरो पर सॉल्व करना है। और अभी भी मैंने बताया था कि x का मान यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ और भी दे सकता है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर डायरेक्ट दे रखा है कि x इक्वल टू 1 के लिए करना है सॉल्व, तो उसका थोड़ा अलग होगा। बाकी सभी में जीरो ही आता है, तो जीरो के लिए तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये पहला एग्जाम्पल है, ये सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये क्या है, कि ये x बराबर जीरो साधारण बिंदु है या नहीं है। तो ये चेक करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, एपेक्स चेक करेंगे। यहाँ पे एपेक्स क्या है, यहाँ पे डबल अवकलन, डबल अवकलन तो यहाँ पे दे नहीं रखा, तो इसका मतलब क्या है, एपेक्स जीरो है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एपेक्स जीरो, तो ये तो डबल अवकलन वाली इक्वेशन ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो। यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आपको हल मिलेगा, ये सही है, इसमें हल मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि ये सिंगल अवकलन की इक्वेशन है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जीरो मानेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप हमारा क्यूरियोसिटी फाउंडेशन नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे कितने जो भी वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ।